दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा है अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वरना आज की कहानी के सुनने के बाद ज़रूर कर लेंगे। आज की कहानी है मेरा फैसला। ये कहानी एक हकीकत है, एक सच्चाई, एक यथार्थ जिसे बहुत करीब से देखा है मैंने, महसूस किया है और भोगा भी है। आज ज़िंदगी की उस सच्चाई को तार तार आमने सामने रख रही हूँ। अभी अभी वीना से हॉस्पिटल में मिलकर आ रही हूँ। कल रात उसने बेटी को जन्म दिया है, दूसरी बेटी को। दूसरी, जी हाँ, दूसरी बेटी। वही वीना जो आज से 5 साल पहले मुझे ज़िंदगी के बारे में समझा रही थी, उस ज़िंदगी के बारे में जो प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल लाइफ जीना सीखो भाभी, प्रैक्टिकल लाइफ। कॉलेज में पढ़ने वाली आधुनिक वीना ने जब मुझे इतनी बेबाकी से कहा था तो मैं फक रह गई। आज से 5 साल पहले जब मैंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया था, तब बिना किसी हिचक के उसने मुझे साफ साफ शब्दों में पूछा था, भाभी आपने टेस्ट नहीं करवाया था? नहीं रे, मैं बोली थी। करवा भी लेती तो क्या होता, इसका गला घोंट देती। मैंने गोद में पड़ी हुई अपनी नवजात बिटिया की तरफ इशारा करके कहा। अरे भाभी, आजकल तो सब अपने हाथ में है। विज्ञान इतना आगे जा चुका है कि क्या बताऊं आपको, आजकल सब कुछ संभव है। और वैसे भी आजकल तो सिर्फ 2 बच्चों का ज़माना है, तो क्यों न एक लड़का हो और एक लड़की। वीना बड़े बुजुर्ग को जैसे समझाने वाले अंदाज में मुझसे बोली थी। मैं निरुत्तर ही रही। मैंने सोचा अभी बच्ची ही तो है, ये क्या जाने सृजन कैसे होता है, वो भी मानव सृजन। पर उसकी प्रैक्टिकल लाइफ वाली बात कई दिनों तक मेरे दिमाग में लगातार घूमती रही। उसके बाद आनन फानन बच्चों के पालने में मैं अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। समय का पहिया तेजी से घूमने लगा। इसी दौरान वीना की भी शादी हो गई। वीना हमारे घर के सामने ही रहती थी और विज्ञान की छात्रा थी। 3 बहनों में वह मझली थी और भाई सबसे छोटा था। उसकी बड़ी बहन अंजू का विवाह तो 1 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। विवाह के बाद वीना अपने ससुराल जयपुर चली गई थी। साल में 1-2 बार वह यहाँ ज़रूर आती, तो मुझसे मिलकर घंटों अपने ससुराल की सारी बातें करती रहती। मुझे उसकी बेबाक बातों में बहुत रस आता था। कभी तो वह अपने ससुराल की बात करके चहकने लगती, तो कभी रुआंसी हो जाती। तब मैं उसे समझाती कि नए घर में सामंजस्य बिठाने में कुछ समय तो लगता ही है। यूं निराश मत हुआ करो छोटी छोटी बातों पर। तो जैसी बोल्ड लड़की अगर यूं सोचेगी तो भला घर का काम कैसे चलेगा। मेरे समझाने में वो चिहुक उठती और मेरे गले में बाहें डालकर कहती, ओ भाभी, तुम सचमुच मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। कितना अच्छे से समझाती हो तुम मुझे। मैं भी उसकी बातों पर हंस पड़ती और कहती, तुम भी तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। विवाह के 1 साल बाद वीना ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। 1.25 महीने बाद वो अपनी बिटिया को लेकर यहाँ अपने मायके आई, तो मैं उससे मिलने चली गई। बहुत खुश थी वो। माँ का गरिमामय पद पाकर कौन खुश नहीं होता है भला। अब उसकी बातों का दायरा उस नन्ही गुड़िया के इर्द गिर्द सिमट गया था। मैं वीना में परिवर्तन के स्पष्ट लक्षण देख रही थी। माँ की पदवी पाकर उसका चेहरा भी ओजमयी हो गया था। 2 महीने के प्रवास के दौरान वीना से कई बार मिलना हुआ। कभी वो अपनी बिटिया को सड़क पर प्रेम से घुमाते हुए मिल जाती, तो कभी छोटी सी बात से घबरा कर डॉक्टर के पास भागती हुई दिख जाती, और कभी तो अपने पापा के पीछे स्कूटर पर बैठकर बिटिया को कहीं सैर करवाने ले जाती हुई दिख जाती। 2 महीने कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला, और वीना के ससुराल जाने का समय भी आ गया। वीना वापस अपने ससुराल चली गई। अब सामने वाले घर से बच्चे की किलकारियों की गूंज नहीं आती थी। वही पहले वाला सन्नाटा पसरा रहता था। उसकी एक बहन, भाई और माता पिता ही दिखाई देते थे। समय अपनी गति से चल रहा था कि अचानक वीना के परिवार पर दुर्भाग्य की गाज गिर पड़ी। वीना की बड़ी बहन अंजू के पति की मोटरसाइकिल दुर्घटना में अचानक से मृत्यु हो गई। वीना के बूढ़े माता पिता तो जैसे जड़ हो गए। 13वीं के बाद अंजू के माता पिता उसे अपने घर लेवा लाए। अब ससुराल में उसके लिए बचा ही क्या था भला। बाल बच्चे तो अभी थे नहीं। अंजू इस अप्रत्याशित दुख से टूट गई थी।
सामने वाले घर में रहते हुए भी बहुत ही कम दिखाई देती थी। मैं भी उससे मिलने की कम ही कोशिश करती थी। मेरी उससे ज़्यादा नहीं पटती थी। वीना भी इस दुख में शामिल होने आई थी उनके घर, लेकिन कुछ दिन रहकर वापस अपने ससुराल लौट गई। बहन के दुख से उसकी हंसी जैसे गायब हो गई थी। इस बार उसने खामोश मुलाकात ही हो पाई थी। क्रूर नियति को कोसने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं होते थे और मैं खामोशी वीना के पास से उठ आया करती थी। वीना की बिटिया अब 1.5 साल की हो गई थी। उसकी ठुमक ठुमक चाल सबको बेहद लुभाने वाली होती थी, परंतु घर में सभी के दिल में दुख इतनी गहराई तक समा गया था कि चेहरे पर खुशी के भाव आ ही नहीं पाते थे। फिर वीना का मायके आना जाना कुछ कम हो गया। बेटी को स्कूल में डाल दिया था, इसलिए और भी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। खुद भी किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लगी थी। वीना रूपी पौधा अब ससुराल के आंगन में अपनी जड़ें पूरी तरह से फैला चुका था। मैं भी अपनी घर गृहस्थी में पूरी तरह से व्यस्त हो गई थी। यूं ही 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इस बीच वीना मायके आई। मिलने पर पता चला कि दूसरे शिशु के आगमन के लिए आई है। अब वह कुछ सामान्य सी लग रही थी। 20 दिन हो गए थे वीना को आए। आज सुबह उसकी मम्मी आई थी ये बताने की कि वीना को रात को दूसरी बेटी हुई है। वह कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। मैं मन ही मन बुदबुदा उठी, बेटी बेटी हुई है, उसके तो बेटा होना चाहिए था ना। मेरा मन बोल रहा था, लेकिन मेरे होंठ वीना की मम्मी से पूछ रहे थे, वीना ठीक है ना, और बिटिया बिल्कुल सही सलामत है ना। हाँ हाँ, सब कुछ नॉर्मल है। वीना की माँ ने झट पीट कर ली और पीठ दिखाते हुए जाते जाते कहने लगी, वीना ने कहा था भाभी को ज़रूर बता देना। अब तो वापस हॉस्पिटल भी जाना है, इसलिए मैं ज़रा जल्दी में हूँ। वीना की माँ के जाते ही मैंने गेट बंद कर लिया और बरामदे में आकर धम से कुर्सी पर बैठ गई। मेरे मस्तिष्क में वीना की कही हुई सारी बातें तेज़ी से चलने लगी, एक फिल्म के जैसे। कितनी बेबाकी से मुझे प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बता गई थी जब मेरी दूसरी बिटिया हुई थी तब। कितना लंबा चौड़ा भाषण दिया था उसने कि आजकल तो सब कुछ संभव है, सब कुछ अपने हाथ में होता है। भाभी प्रैक्टिकल लाइफ जीना सीखिए। और अब खुद की दूसरी बेटी हुई है तब। मैं तो आश्वस्त थी कि हीना के दूसरा बच्चा बेटा ही होगा। मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी और उसके लिए तैयार भी होना था, इसलिए उठकर जल्दी से काम निपटाने लगी। सोचा तब शाम को आते समय हीना को हॉस्पिटल में मिलती हुई आऊँगी और बच्ची को भी देख आऊँगी। शाम को लौटते समय वीना को मिली। रुई सी गुड़िया एक तौलिए में लिपटी उसके बगल में सोई थी। वीना की आंखें मूंदी थी, पर आहट से उसने मेरे आने का एहसास हो गया था। मैंने प्यारी सी गुड़िया को गोद में लेकर खूब प्यार किया। वीना की तबीयत पूछी, पर वीना को इतनी अच्छी दोस्त मानते हुए भी यह पूछने की मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई कि क्या तूने टेस्ट नहीं करवाया था? तूने क्यों नहीं प्रैक्टिकल लाइफ को अपनाया वीना? थोड़ी देर बाद मैंने औपचारिकता पूरी करते हुए कहा, अच्छा मैं चलती हूँ वीना, बाद में आऊँगी। तो वीना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भाव विभोर होकर कहा, भाभी कुछ पूछोगे नहीं मुझसे? मैंने अनजान बनते हुए जानबूझकर कहा, किस बारे में वीना? मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ का पाठ पढ़ाया था ना एक बार, तुम भूल गए भाभी? क्या अब भी मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं क्यों नहीं जी सकी वो प्रैक्टिकल लाइफ? मैं हैरान थी कि ऐसी बिंदास लड़की भी अपनी कही बात को याद रख सकती है, क्योंकि बेबाक बात कहने वाले अक्सर अपनी कही हुई बातें कहकर भूल जाते हैं। मैंने बड़ी ही झिझकते हुए उससे पूछा, ऐसी क्या बात है वीना? भाभी मैंने देख लिया है कि इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता, हम सब संयोगिक शक्तियों के अधीन हैं। मैं वीना का चेहरा टकटकी लगाकर देख रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही वीना है, बेबाक, बिंदास, अल्हड़, मस्त। भाभी आपने मुझसे पूछा नहीं कि तुमने टेस्ट क्यों नहीं करवाया? मैंने तो तुमसे कैसे स्पष्ट पूछ लिया था उस दिनों में। मैं उसकी बातें सुनकर अवाक रह गई, पर फिर भी उससे पूछ नहीं पाई। उसने कहना शुरू किया, भाभी अंजू के पति की मृत्यु ने हम सबको बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। मौत के दुख से थोड़ा उभरे थे
तो अंजू के गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल आया। तब सब रिश्तेदारों ने उसे गिराने की ही सलाह दी थी। हालांकि अंजू बिल्कुल नहीं चाहती थी ये सब करना। वो अपने पति की निशानी को दुनिया में लाना चाहती थी, उसे पाल पोस कर बड़ा करना चाहती थी। मैं भी थोड़ा बहन के मामले में भावुक हो गई थी, पर फिर वही सब ने प्रैक्टिकल लाइफ का वास्ता दिया था। मैं भी कश्मकश में थी। आखिर मेरे प्रैक्टिकल लाइफ वाले विचार को बल मिला और मैंने अंजू को गर्भ गिराने के लिए मना ही लिया था। अपने पति की मौत का दर्द झेल चुकी अंजू को मैंने एक और मौत का दर्द झेलते हुए देखा था, और वो भी काफ़ी करीब से। पर इतनी लंबी सी ज़िंदगी के लिए यह उचित भी था। मैं अंजू को हर पल हर क्षण यही तर्क देकर समझाती थी कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ता है अंजू। अभी 1 साल भी न बीता था कि मेरे पांव भारी हो गए। मेरे विचारों से मेरे ससुराल वाले और मेरे पति भी अच्छी तरह से परिचित थे, इसलिए मुझ पर टेस्ट करवाने के लिए लगातार जोर देने लगे, जबकि मेरे मन में परिवर्तन का अंतर्द्वंद चल चुका था। मैंने बेमन से टेस्ट करवाया तो भ्रूण लड़की का ही निकला। लड़के की अत्यधिक चाह रखने के कारण एक बार तो मुझे जोर का धक्का लगा, परंतु मैं बच्चा गिराने के हक में बिल्कुल नहीं थी। इधर मेरी सास और पति का दबाव मुझ पर बढ़ता जा रहा था, जबकि मैं टालने का प्रयास कर रही थी। मैंने बहुत ही दबे स्वर में विरोध किया तो मेरी सास को आश्चर्य भी हुआ। यह बात उन्हें मेरे पुराने व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं लगी। फिर मेरी सास, ननद और जेठानी ने मुझे न जाने क्या क्या कहकर आखिर समझाया, और मैं बेबस होकर उनके साथ नर्सिंग होम आ गई बच्चा गिराने के लिए। डॉक्टर ने ज़रूरी जांच की और कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन लाने के लिए मेरे पति को पर्ची थमा दी। इधर नर्स ने मुझे गाउन पहनाकर ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। पर भाभी, मेरा अंतर्द्वंद जो बेजान सा हो गया था अब हिलोरे लेने लगा था। मेरे सामने अंजू के पति के मौत के दृश्य एक एक करके मेरे सामने उभरने लगे। बेजान अंजू, अंजू की चीखें, उसके अजन्मे बच्चे की जबरन मौत, अंजू की सिसकियाँ, माँ की आहें, असमय बूढ़ा गए पिता का पथराया हुआ चेहरा, भाई की खामोशी, क्या क्या नहीं देखा था मैंने। अंजू जो अपने बच्चे को नहीं गिराना चाहती थी, उसका दर्द मैंने करीब से महसूस किया था, और अब मैं खुद अपने बच्चे को गिराने जा रही हूँ। अभी तो इतना दुख देख चुकी हूँ, वह भी अंजू को टूटते बिखरते हुए देखकर। क्या अभी और कुछ देखना बाकी रहा है जो एक पाप और करने जा रही हूँ? भाभी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मस्तिष्क पर हथौड़े चल रहे हों। बाहर सास, ननद, बड़ी भाभी और पति खड़े होंगे, इसकी कल्पना मैं कर रही थी। नर्स डॉक्टर के आने से पहले की तैयारी कर रही थी। शायद मेरे पति इंजेक्शन ले आए थे, पर मेरा मन शायद एक अलग फैसला ले चुका था। एक क्षण के लिए विचारों का ज्वार तेज हुआ और मैं ऑपरेशन टेबल से उठ खड़ी हुई। नर्स पीछे घूमी तो उसके हाथ में इंजेक्शन था और बोली, अरे खड़ी क्यों हो गई? लेट जाओ चुपचाप वहाँ पर। नहीं, मुझे नहीं करवाना, ये सब नहीं करवाना। मैं लगभग चीख पड़ी और ऑपरेशन गाउन पहने हुए ही बाहर ज़ोर से निकल आई भागते हुए। बाहर मेरी सास और बड़ी भाभी ने पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने दृढ़ स्वर में कहा, बस मुझे घर जाना है, यह मेरा अंतिम फैसला है। सब हैरान होकर रह गए, पर मेरे विचारों में दृढ़ता आ चुकी थी। भाभी, जब इंसान अपने विवेक से निर्णय करता है ना, तब उसे किसी का डर नहीं होता। मैं मूक बनी उसकी सारी कहानी सुन रही थी। मेरी कलाई पकड़े उसके हाथ में पसीना आ रहा था। फिर उसने मेरे हाथ को झकोर कर कहा, भाभी, भाभी, मैंने सही निर्णय लिया ना? बोलो ना भाभी। हाँ वीना, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, मैंने उससे कहा। वीना फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उससे कहा, पगली, रोते नहीं। इतने आत्मविश्वास से निर्णय लेने के बाद रोना किस बात का? मेरी आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली थी। नहीं भाभी, मैंने आपको प्रैक्टिकल बनने की बात कहकर दुख पहुंचाया था ना। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। अब जान गई हूँ आप कितनी सही थी और मैं कितनी गलत। हट पगली, ऐसा नहीं सोचते। तूने तो यह निर्णय लेकर
पूरी नारी जाति का मान बढ़ाया है और मैंने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, अब वादे के मुताबिक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।